बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 25 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 25 का नाम है एंडिंग एंड बिगिनिंग क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजिंग, डेथ एंड ग्रीफ। मॉड्यूल 89 से लेकर 94 इसमें शामिल है। तो लेसन बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन लेसन भी लेंथी है और ये 30 मिनट से अबव भी हो सकता है लेसन। तो लिहाजा आप इसको लाजमी तौर पर सुनिएगा एंड तक। बहुत कुछ आपको इस्लामिक साइकोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा कि किस तरह से एजिंग, डेथ और ग्रीफ को एक्सप्लोर करती हैं ये डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजी। तो मॉड्यूल 89 में कल्चरल वेरिएशंस इन परसेप्शंस ऑफ एजिंग के नाम से है। तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एजिंग किस उम्र से स्टार्ट होती है। क्या एजिंग सिर्फ फिजिकल डिक्लाइन है जो बिना किसी एटीट्यूड चेंज के होती है? जब लोग शो हो जाते हैं तो किस एज पे वो होते हैं? एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन बायोलॉजिस्ट को अभी तक ना ऐसे यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिला जो एजिंग से रिलेटेड हो। और ये कोक्स ने 1988 में ना अपनी रिसर्च में कहा था ज्यादातर ना ओल्ड एज के लोग कुछ डिजीज से सफर करते हैं, जैसे कि कैंसर, डिमेंशिया और आर्टिस। और इनके स्किन कम इलास्टिक हो जाती है, मतलब कि बूढ़े हो जाना या कम स्किन इलास्टिक हो जाना, तब भी एजिंग का प्रोसेस होता है। बाल अपनी पिगमेंटेशन खो देते हैं, मतलब कि रंगत खो देते हैं। मसल्स एट्रोफी करने लगते हैं, मतलब कि कांपने लग जाते हैं इंसान के मसल्स। बोन्स ब्रिटल हो जाती है, मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में। और यहाँ पे हड्डियों में क्रक की आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे हड्डियों में दर्दें होती हैं। अच्छा, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से इतना सफिशिएंट नहीं होता, मतलब कि दिल की धड़कन जो है वो इतनी मुनासिब नहीं होती है। ज़्यादातर ना साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है वो भी डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब कि काम करना इंसान का फिजियोलॉजिकली तौर पर ना मुश्किल हो जाता है। सुनने और देखने में इम्पेयरमेंट होती है, मतलब कि इंसान सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो ये इंसान के आखिरी एजिंग वाले लम्हात होते हैं, जिसे कहते हैं हम बुढ़ापा। और ये ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ये सब कुछ हो। इंसान की ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये उसके अडल्ट एज में भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेट अडल्ट एज में भी स्टार्ट हो सकते हैं, बिफोर दी अडल्ट एज में भी स्टार्ट हो सकते हैं। अल्लाह ताला किसी न किसी बीमारी के जरिए इंसान को लेके जा सकता है इस दुनिया से। तो वो सारे जो सिम्टम्स आते हैं बिफोर दी डेथ वो एजिंग्स में कंसिडर होते हैं। मेमोरी डिटोरिएशन, मतलब कि मेमोरी भी इंसान की खराब हो सकती है और रिएक्शन टाइम भी स्लो हो जाता है। और ये सब कुछ किस में आता है? एजिंग में आता है। और एजिंग क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या आता है? ये सब कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एजिंग के बारे में आप स्टूडेंट्स को 3 तरह की स्टेजेस जो है ना वो मुतारिफ कराई गई हैं। तो एजिंग के 3 स्टेजेस होती हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी के नाम से जानी जाती है। प्राइमरी एजिंग बायोलॉजिकल डिके, मतलब कि बायोलॉजिकली तौर पर इंसान का ख़त्म हो जाना होता है, लिविंग टाइम के साथ नेचुरली होता है ये। सेकेंडरी एजिंग के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि सेकेंडरी एजिंग में ये होता है कि लाइफस्टाइल और डिजीजेस की वजह से होता है, मतलब कि इंसान अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले। अगर वो स्मोकिंग नहीं करे तो स्मोकिंग स्टार्ट करते तब भी वो एजिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ये जो एजिंग होगी वो सेकेंडरी टाइप्स में काउंट होगी, सेकेंडरी टाइप की एजिंग में काउंट होगी। टेरिटरी एजिंग में ये होता है कि इंसान अचानक से डेथ हो जाती है, या कोई किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर उसकी हो जाता है, तो ये टेरिटरी एजिंग में आता है। मतलब कि चेंजेस डेथ के पास जाने वाली होती है इंसान की, और जो अनइनवाइटेबल होती है, मतलब कि ना ही बताकर आती है और ना ही रोकी जा सकती हैं ये अलामात, और किसी भी डिजीज़ या डिक्लाइन की वजह से होती है। एजिंग एंड सोशल रोल, मतलब कि जब इंसान की एजिंग वाले सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसका भी सोशल रोल्स क्या होता है? तो एजिंग से रिलेटेड सोशल रोल्स भी ना बदलते हैं, और ये डिटरमाइन करना कि किस कल्चर में लोग अपने रोल्स कब स्विच करते हैं, छुपाते हैं या शिफ्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि अब ज़ाहिर सी बात है कि जब एजिंग्स आ गई इंसान पे तो वो फिर अपने सोशल रोल्स पता नहीं छुपाता है या शिफ्ट करता है। मतलब कि अपने बाप अगर है तो वो बाप अपने बच्चों को फिर लगाएगा कि जो दादे हैं, घर बार है, कारोबार है, तुमने इसको संभालना है। तो ये एजिंग का शिफ्ट रोल्स है, ओके, सोशल रोल्स उसने कन्वर्ट कर लिया। और जैसे कि ये इंक्लूड करते हैं, मतलब कि एजिंग में ये होता है, ये शामिल होता है कि लोग कब अपने काम को ना बंद करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं घर के, मतलब कि एजिंग के दौरान क्या होता है कि रिटायरमेंट लेते हैं, घर के काम की जिम्मेदारी लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, या फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जो पावर है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब कि बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं। ये और उसे इंसान पर डिपेंड करता है जिस पे एजिंग आ रही है। कुछ कल्चर्स में ये देखा गया है कि बूढ़े लोग जो फिजिकली और मेंटली अच्छी हेल्थ में होते हैं ना, इन्हें लीडरशिप रोल से असाइन किया जाता है, और ये रोल्स इनके ना एक्सपीरियंसेस और विजडम्स की वजह से दिया जाता है। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एल्डरली पीपल में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि बहुत से कल्चर्स में ना ये देखा गया कि एल्डरली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ना इनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर ना डिपेंड करती है। लेकिन कुछ कल्चर्स में ना एल्डरली पीपल के लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स और ओपिनियंस है जो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ना अफेक्ट करती है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, और एल्डरली लोग, मतलब कि बूढ़े लोग दूसरे एजेस के ग्रुप के लोगों से ज़्यादा हो गए हैं।
इसलिए इन पर ना मतलब कि उस हुकूमत पर या उस कंट्री पर ना इकोनॉमी पर बहुत बर्डन पड़ गया। अब जाहिर सी बात है कि बूढ़े लोगों की तादाद अगर ज़्यादा होगी किसी कंट्रीज में और वो माशी इकोनॉमिकली वर्क नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि उस मुल्क की इकोनॉमी डाउन होगी बजाय बढ़ने की। तो इसमें यही बताया गया अभी तक। बूढ़े लोगों की स्पेशल नीड्स और हेल्थ केयर की हाई कॉस्ट इनके मैनेजमेंट की वजह से इकोनॉमी पर भी असर पड़ जाता है। और मजीद आपको इसमें ना रिसर्च के हवाले से बताया गया है, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च के मुताबिक आपको बताया गया है कि जब बूढ़े लोग अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ को ना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इनमें ना कोग्निटिव डिक्लाइन कम हो जाता है। और ये परसेप्शन से क्या लोगों बूढ़े लोगों पर ना बस कंसर्न में है कि वो बैठ के या रिलीजियस रिचुअल्स में ही इंगेज होना चाहते हैं। इसे यहाँ पे ये ना बदलना भी जरूरी है। अब जैसा पता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो बूढ़े लोग ये उनका कंसर्न क्या होता है कि बैठे रहना या फिर इबादत गाह में बस जो है वो लगे रहना, इबादत करते रहना। तो ये भी उनके कंसर्न पे डिपेंड करता है, जबकि ये जो प्रोसेस है इनका बदलना थोड़ा सा ज़रूरी है। और वो किस तरह से है कि कुछ कोग्निटिव एक्टिविटीज से जैसे कि किताबें पढ़ाई जाएँ या दूसरों के साथ इनका इंटरेक्शन भी रखा जाए, तो इनकी ना कोग्निटिव एबिलिटीज में ना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ सकती है। मॉड्यूल 90 जो है इसका नाम है हाउ डेथ इमिटेट्स लाइफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंसेप्शंस ऑफ डेथ एंड डाइंग के नाम से है मॉड्यूल 90। फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि डेथ और डाइंग दो कंसेप्ट हैं, दो अलग कंसेप्ट हैं। मौत और मौत मतलब कि डाइंग से मुराद है कि मरना, और डेथ से मुराद भी मरना है, और डाइंग से मुराद है कि मरने के करीब करीब। तो ये दोनों अलग कंसेप्ट है। डाइंग एक प्रोसेस है जो डेथ तक लीड करती है, मतलब कि डेथ तक पहुंचाती है, वो डाइंग है। और डेथ जिंदगी के ना अचानक खत्म होना होता है। डेथ में क्या होता है कि इंसान अचानक से खत्म हो जाता है, जबकि डाइंग जो होता है वो एक प्रोसेस है, एक तरीके का है किसकी तरफ लेके जाने का, डेथ की तरफ लेके जाने का। डाइंग में इंसान और इसके आसपास ना के लोग ना डेथ के लिए हर तरह से ना तैयार होते हैं। डेथ से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस है इनका जवाब हर कल्चर्स में ना अलग तरीके से दिया जाता है, और रिचुअल्स और कस्टम्स भी ना एक कल्चर से दूसरे कल्चर्स तक फर्क करते हैं। मजीद आपको टू ऑफ दी एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, मतलब कि दो चीज़ें जो हर इंसान में कॉमन होती है। कौन कौन सी? आप पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि एट द लास्ट क्या होना, मरना है। तो दो चीज़ें जो हर इंसान में कॉमन होती हैं वो है पैदा होना, और ये कि हर इंसान का आखिरकार मरना भी है। हम बर्थ के बारे में ना बर्थ के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं, मतलब कि जब इंसान कोई पैदा हो रहा है, बच्चों माँ बाप के लिए कोई जब औलाद पैदा होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं माँ बाप। लेकिन डेथ के बारे में ना हर कल्चर में एक्सट्रीम रिलक्टेंस होती है, मतलब कि खौफ होता है या खराफात होती हैं डेथ के हवाले से। हर एक कल्चर में डिफरेंट खराफात होती हैं, और यानी ज्यादा लोग ना डेथ पर बात करने से ना घबराते हैं। लेकिन जब हम डेथ के बारे में बात करते हैं ना, तो हम ना सेम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेथ का कल्चरल मीनिंग्स और कंसेप्ट हर कल्चर्स में ना बहुत फर्क जो है वो होता है। और ये डिफरेंसेस इसलिए होता है कि डेथ के बारे में हर कल्चर्स का ना अपना वर्ल्ड व्यू होता है। और ये वर्ल्ड व्यू डेथ एंजाइटी मतलब कि मौत का डर, बेरीमेंट मतलब कि गम या अफसोस, और ब्यूरियल रिचुअल्स को ना शेप भी करता है। ये डेथ ही कर रहा होता है सारा कुछ। मजीद आपको कंसेप्ट ऑफ डेथ के हवाले से बताया गया है, तो डेथ का जो कंसेप्ट है या कंसेप्शन ऑफ डेथ है वो क्या है, आपकी नज़र में क्या है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। डेथ कैसे होनी चाहिए, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन से पूछा गया। तो अलग अलग कल्चर्स में ना डेथ के लिए ना प्रेयर्स और रिचुअल्स हैं जो डेथ और डाइंग के प्रोसेस को ना आसान और पुरस्कून बनाने के लिए होती हैं। और ये प्रेयर्स और रिचुअल्स से कई कल्चर्स में ना कॉमन होती हैं, जैसे कि अफ्रीका ट्राइब्स में, मतलब कि जो अफ्रीकन कबीले हैं, मैक्सियन एग्लोस और इंडिजियस ट्राइब्स में जो है ना, इनमें कंसेप्ट भी डिफरेंस है कि किस तरह से इंसान के जो है ना वो कॉमन कल्चर्स को लेकर इंसान के जब वो मर जाता है तो किस तरह से उसको किया जाए रिचुअल्सली तौर पर, प्रेयर्स की सूरत में यहाँ पे एक्सेट्रा। मजीद आपको ना एक डेफिनेशन मुतारिफ करवाई गई है डेथ के हवाले से, और ये पहली डेफिनेशन है जो एक ऐसी किताब है जिसमें ये डेफिनेशन शामिल की गई थी डेथ को लेकर। इसमें बताया गया है कि दूसरे पैराग्राफ में कि वेबस्टर्स इंसाइक्लोपीडिया अनएब्रिज्ड डिक्शनरी में ना डेथ की पहली डेफिनेशन दी गई थी 1989 में, पेज नंबर 372 में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। और ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इसमें डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि द एक्ट ऑफ डाइंग द एंड ऑफ लाइफ, द टोटल एंड परमानेंट
cessations of all the vital functions of an animals और plant। मतलब ये कि डाइंग का अमल जो है ना वो जिंदगी का एंड होना है, और ये एक एनिमल या प्लांट के वाइटल फंक्शंस का टोटल और परमानेंट सेसेशंस, मतलब कि रुक जाना जो है वो इंसान प्लांट का भी फंक्शंस में शामिल है और इसके अलावा एनिमल के फंक्शंस में भी शामिल है, और यहाँ तक कि इंसान के फंक्शंस में भी शामिल है। और ये डेफिनेशंस एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जो डेथ को ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि सीधा सीधा समझाने में मदद करती है। एक्सेप्टेबल डेथ एंड अ गुड डेथ, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इस्लाम में यहाँ पाकिस्तानी कल्चर्स में ना शहादत को ना एक अच्छी मौत माना जाता है। एक्सेप्टेबल डेथ वो होती है जब कोई ड्रामा या ज्यादा इमोशंस ना हो, यानी जो डेथ के लिए तैयार हो और पीसफुली गुड बाय कह दे, वो गुड डेथ में कंसिडर होता है। मजीद आपको बताया गया है इसमें कि एक्सेप्टेबल डेथ को ना नॉन ड्रामेटिक डिसिप्लिन और कम से कम इमोशन वाली डेथ माना जाता है, और ये वो एटमॉस्फेयर होता है जो स्ट्रक्चर्ड सेटिंग से जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है, खासकर ना वेस्टर्न में जहां ज्यादातर लोग मरते हैं। दूसरी तरफ गुड डेथ वो होती है जहां डाइंग पर्सन और इसकी फैमिली को ना अपनी जिंदगी के लिए तैयार होने का टाइम मिल जाता है, और ये वक्त होता है जब डाइंग पर्सन अपने अनफिनिश्ड काम कंप्लीट करता है, फेयरवेल के लिए मिलता है और फैमिली अपने लाइफ को ना प्रिपेयर करने लगती है उस इंसान के बिना। मजीद आपको वैन जिनेप 1960 का जो कंसेप्ट है वो बताया गया। तो वैन जिनेप 1960 के मुताबिक गुड डेथ वो है जो डाइंग पर्सन अपनी फैमिली के लिए फ्यूनरल के जरिए देता है, जिससे फैमिली को ना डाइंग पर्सन से अलग होने का टाइम मिलता है। कुछ इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक भी आपको जो है कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया। तो इस्लामिक टीचिंग के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया सैयदुल मुर्तज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शहीद की पहली बूंद खून की गिरने से पहले ना अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है, और इसके अलावा जो है अल्लाह ताला उसको 70 जो है वो 72 जो है उस शहीद को अल्लाह ताला हूरे अदा करेगा जन्नत में, मतलब कि ब्यूटीफुल विजन्स जो है अल्लाह ताला अता करेगा, हूर अता करेगा, और 70 रिलेटिव्स जो है ना वो उनको लेके जा सकेगा जन्नत में, मतलब कि अपने खानदान के 70 अफराद को जन्नत में लेके जा सकेगा जो शहीद है। और ये जो रिसर्च मजीद की गई थी इस टॉपिक को लेकर 2001 में ना वैन बीमा ने की थी रिसर्च। डेथ एंग्जाइटी द फियर ऑफ डेथ को लेकर आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि ज़्यादातर इंसान ना अपनी या अपने प्यारों की मौत के आइडिया को ना विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कि अब जैसे कि माँ बाप की डेथ हो जानी है या फिर बहन भाइयों की डेथ हो जानी है, तो इंसान के अंदर ये इतनी विल पावर नहीं कि इस हकीकत को एक्सेप्ट करे। एक्चुअली ना डेथ के बारे में ना सोचने पर जो सबसे कॉमन रिएक्शन होता है वो है डर। बेकर ने 1973 में ना जैसे कि थ्योरिस्ट का मानना, बेकर एक थ्योरिस्ट है, इसका मानना है कि डेथ का डर ना इंसान के बिहेवियर को ना एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जब डेथ, अब क्या है कि डेथ से इंसान मोटिवेट होता है। अब किस किस्म का मोटिवेट होता है इसमें बताया गया है, किसके मुताबिक ये बताया गया है, बेकर के मुताबिक 1973 में। और इसमें बताया गया है मजीद के किस तरह से इंसान मोटिवेट होता है जब डेथ का डर सही तरीके से चैनल, मतलब कि डायरेक्ट किया जाता है ना, तो ये एक ऐसा मोटिवेटिंग फोर्स बन सकता है जो इंसान को इतना अचीव करने की तरफ ले जाता है जिससे इनकी ना फिजिकल मॉडलिटी, मतलब कि जिंदगी का खत्म होने का कांस्टेंट पर किया जा सकता है, मतलब कि शिफ्ट किया जा सकता है इंसान की। अगर वो उसकी मॉडलिटी खराब है या उसकी मॉडलिटी सही नहीं है तो उसकी मॉडलिटी को आप शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरह से एक डेथ से उसके मोटिवेट करके। अब जैसे बात है कि इंसान जब मौत के मतलब कि इंसान के जब आखिरी लम्हात होते हैं वो क्या होता है कि इंसान क्या होता है कि मैं अब जिंदगी थोड़ी रहेगी, मैं 6 अमाल कर लूँ। अच्छा, व्हाट इज डेथ एंजाइटी? डेथ एंजाइटी क्या है? आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो डेथ एंजाइटी ना एक कम्प्लेक्स है, मतलब कि बहुत मुश्किल है डेथ एंग्जाइटी के बारे में बात करना, क्योंकि ना इसे इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे ना इससे कुछ तरीकों से डिफाइन किया गया है डेथ एंग्जाइटी को, जिसमें नंबर 1 पे है कि अपनी मौत का डर, ये भी डेथ एंग्जाइटी है। दूसरे लोगों की मौत का डर, ये भी डेथ एंग्जाइटी है। अपनी मौत का होने का डर, ये भी डेथ एंग्जाइटी है। दूसरे लोगों के मरने का डर, ये भी डेथ एंग्जाइटी में शामिल है। अपनी मौत के डर इंसान के लिए ना डेथ के होने वाले इवेंट से रिलेटेड है। इसमें ये कंसर्न्स किए जाते हैं, मतलब कि इसमें ना अपनी मौत के लेकर इंसान क्या क्या जो है ना वो फिक्रमंद होता है डेथ एंग्जाइटी को लेकर। तो मौत के बाद इंसान के साथ क्या होगा, और ये आपने जो है पीढ़ी कामिल में सदार का ये क्वेश्चंस भी था कि मौत के बाद क्या होगा, कब्र में क्या होगा। तो इन सवालों के जो आप तलाश करने लग गया तो एट लास्ट वो फिर सलार बन गया।
एक्चुअल में पीर कमल या निमरा अहमद जो राइटर्स हैं वो जो है ना वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को बहुत अच्छे जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं, लेकिन उनकी एक कॉमन मिस्टेक ये है कि वो बहुत सी हदीसों को ना अपने एज अ रेफरेंस के तौर पर ना नॉवेल्स में लगा देती है, और गर्ल्स को लगता है कि जैसे ही निमरा अहमद की ये वर्ड्स हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो वगैरह में देख रहा था टिकटॉक में, आई थिंक देखी थी, यहाँ पे मुझे ग्रुप में शेयर की गई थी वीडियो। तो उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़की कह रही होती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो कहती है कि दिल में गम है और आंखों में आंसू है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारा अल्लाह चाहता है। और नीचे साल में टाइटल चिपका दिया निमरा अहमद के अल्फाज। तो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे, और बहुत अच्छी, मतलब कि निमरा अहमद बहुत अच्छा काम कर रही है कि औरतों को इस्लामिक जो शौर है वो अपने नॉवेल्स के जरिए दे रही है, लेकिन उनका थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच होता है कि वो जहाँ से भी वर्ड्स उठा रही हैं तो उनको फिर जो है वो लाजमी तौर पर बताए, अपने रेफरेंस दे नीचे कि ये जो अल्फाज हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने डाले हैं डिकोड करके, ये हदीस के हैं या इस्लाम में किसने ये अल्फाज कहते हैं, ये उनके अल्फाज में डाले गए। अब ये अल्फाज नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के थे। जब उनका आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लगते जिगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वफात पा रहे तो हज़रत आयशा ने कहा था कि आप दुआ क्यों नहीं करते, तो हमने कहा कि दिल में नबी के वसल्लम फरमाया कि दिल में गम है और आंखों में आंसू है, लेकिन हम वही कहेंगे जो अल्लाह हमसे चाहता है। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर मैं अपने बेटे के लिए दुआ करूंगा, आप लगते जिगर के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला ने फौरन कबूल करना नहीं है, क्योंकि हर एक नबी को जो है ना वो एक दुआ दुआ मुस्तजबात जो है वो दी गई है। मतलब कि जैसे ही नबी कोई दुआ मांगेगा ना उसकी फौरन कबूल कर दी जाएगी, लेकिन वो दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों के लिए बचा के रखी है, और वो किस किस को लगेगी, जो जिसने शिरक ना किया हो अपनी जिंदगी में, उसको ये दुआ लगेगी। और क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, ये दुआ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफात के लिए रखी थी। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि अपनी मौत का डर इंसान के लिए ना डेथ के होने वाले इवेंट से रिलेटेड होता है। इसमें ना इंसान के ये मंदरजा झेल कंसर्न शामिल होते हैं। नंबर वन पे कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या होगा, क्या इंसान को जजमेंट का सामना करना पड़ेगा, क्या इंसान जन्नत जाएगा या जहन्नम में, और क्या इंसान को जलने ज़मीन में दफनाने या बॉडी को साइंस को मतलब कि एक्सपेरिमेंट के हवाले से देना उसके बॉडी को शामिल होगा। जैसे कि फोरेंसिक रिपोर्ट वाले क्या होते हैं कि बॉडी को चीर फाड़ कर देते हैं। और ये भी सोचना कि जो चीज़ें और लोग इंसान ने अपने बाद छोड़ी हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, बच्चे और बिजनेस, इनका क्या होगा, तो ये भी इंसान जो है ना वो सोच रहा होता है अपनी मौत के डर के हवाले से। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कई लोग अच्छे डीड्स मतलब कि अच्छे काम करते हैं, जैसे कि दरख्त लगाना, ट्रस्ट या ट्रस्टी बनना, चैरिटी के काम करना, ये सब काम ना इनको सुकून देते हैं, क्योंकि ना इनका ना इनको लगता है, मतलब कि ऐसे इंसानों को लगता है जो ये सब काम करते हैं, इन्हें लगता है ना कि अपने बाद एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि अच्छे ईमान जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। लोग जिंदगी में ना हेल्थी लाइफ एक्टिविटीज को ना अपनाते हैं ताकि ना वो मौत और डाइंग से बच सकें। इस वाले छोटी सी लाइन में पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि दूसरे लोगों की मौत का डर ना उस फियर को डिस्क्राइब करता है जो इंसान को अपने लव्ड वंस मतलब कि दोस्त फैमिली की मौत के वक्त होता है। यानी जब इंसान को ना ये डर होता है कि इनके क्लोजर पीपल की मौत ना हो जाए, तो ये फियर ऑफ डेथ ऑफ अदर्स में यही बस कंसिडर होता है। फियर ऑफ डाइंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि अपनी मौत का डर ना और अपनी मौत का डर या अपने डाइंग का डर डर है ना, ये दो अलग चीजें हैं। फियर ऑफ डेथ का मतलब होता है कि मौत का होने का डर, फियर ऑफ डाइंग का मतलब होता है कि मौत के होने का प्रोसेस का डर। कई लोग मौत के होने से ना डर रहे होते हैं, डर नहीं करते, मतलब कि कई लोग ना मौत के होने से ना डर नहीं करते, लेकिन इनको ना उस प्रोसेस मतलब कि अक्सर ना लोग मौत से डरते नहीं है, लेकिन उनको ना एक्चुअल में जो डर लगता है वो मौत के प्रोसेस से लगता है। यानी डाइंग के दौरान होने वाले दर्द शायद अपने फिजिकल अपीयरेंसेस के बदलने या कैसे मरेंगे इस बात का डर होता है। और ये एंजाइटी इस बात को जो है और ये एंजाइटी इस बात को लेकर भी होती है कि क्या इनको ना दूसरों के लिए बर्डन बनना पड़ेगा। मतलब कि अक्सर माँ बाप क्या सोचते हैं कि मनो ठीक है, अक्सर पंजाबी जुमला सुनिया होगा तुम अक्सर कि माँ प्यो की कहते हैं पुत्र मैं तो अल्लाह को दुआ कर दी है कि तारे दे मैं बोझ ना बना, अल्लाह ताला मैनू जिंदगी चुक ले। तो ये इंसान को भी इंसान का अक्सर ना थॉट आती है, तो दूसरों के लिए बर्डन बनना पड़ेगा, चाहे वो टाइम का हो या फाइनेंशियल कॉस्ट का हो, तो ये भी इंसान अपने मरने वाले प्रोसेस को लेकर सोच रहा होता है। मॉड्यूल 91 जो है वो ग्रीफ एक्सप्रेशंस एंड रिचुअल्स के नाम से है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि मौत के होने वाले इवेंट्स जैसे कि टर्मिनल इलनेस से सिर्फ डाइंग पर्सन की मौत के साथ खत्म नहीं होता। एक्चुअली में ना हर इंसान से चाहे वो डाइंग हो या नहीं, ग्रीफ मतलब कि गम का एक्सपीरियंस करता है जब डेथ के वक्त पास आ रहा होता है।
डेथ का वक्त, मौत का वक्त पास आ होता है और या फिर किसी अपने की मौत हो जाती है। वर्डन ने 1991 में कहा कि ग्रीफ एक पर्सनल इमोशनल रिएक्शंस है, जैसे कि उदासी, गुस्सा और शर्मिंदगी, जो किसी लॉस के बाद होती है। ओके, और मजीद आपको बरीमेंट का मतलब भी दिया गया। तो बरीमेंट का मतलब है कि वो एक्सपीरियंसेस जो एक लव्ड वन की मौत के बाद होती है। मॉर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ ग्रीफ को एक्सप्रेस किया जाता है। मॉर्निंग इसलिए वो कल्चरल तरीका है जिसमें ना इंसान अपने पर्सनल फीलिंग्स को दिखाते हैं जब किसी लव्ड वन की मौत हो जाती है। डेथ कल्चर्स में ना लोगों का बिहेवियर्स और उनसे एक्सपेक्ट किया गया है बिहेवियर डेथ के बाद काफ़ी डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में ना एक लोकल स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि कुछ रिचुअल्स जैसे कि कुरान की तिलावत, फ्यूनरल्स और लोगों का अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर डिजीज मतलब कि मरे हुए को लास्ट गुड बाय देना काफ़ी कॉमन है। ये रिचुअल से कुछ पर्पज के लिए होता है और इन्हें ना एक स्क्रिप्ट समझा जाता है जो हमें ऑलरेडी फॉलो करना पड़ता है। रूल्स ऑफ रिचुअल्स इन साइकोलॉजी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है। रिचुअल्स और नॉर्म्स का साइकोलॉजी में ना 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कौन कौन से? नंबर 1 पे इमोशनल। जब कोई इंसान अपने लव्ड वन की मौत पर शोक या अनसर्टेनिटी मतलब कि नफरत और ट्रॉमा महसूस करता है तो ये रिचुअल्स उन इमोशंस को हैंडल करने में ना मदद करता है। सोशल में ये होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सोशल इंटरेक्शन से करते हैं ना तो इन्हें ना सिक्योरिटी और सपोर्ट का एहसास होता है। ये इनको ना लॉस को कॉपी करने में मदद करता है। और स्पिरिचुअल में ये होता है कि रिचुअल डिजीज की स्पिरिचुअल हीलिंग में ना मदद करती है और इनके अच्छाइयों और डीड्स को रिवार्ड देने की कोशिश करती है। इस्लामिक बिलीफ्स के मुताबिक ये रिसाइटेशंस मतलब कि अक्सर जो रिसाइटेशंस होती हैं वो फायदेमंद होती हैं, जैसे कि कुरान की तिलावत करना या फिर जो है वो सूरत यासीन की तिलावत करना। तो ये स्पिरिचुअल बिलीफ्स ही जो है वो फिर फायदेमंद होती है। पहले ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी था लेकिन अभी इतना पॉपुलर नहीं है, इतना नहीं फॉलो किया जाता। ओके, बरीमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि बरीमेंट किसी लव्ड वन की मौत के बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उसे रेफर किया जाता है। मतलब कि बरीमेंट किसी लव्ड वन की मौत के बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं एक्सपीरियंसेस को रेफर करता है। मॉर्निंग तरीका है जिसमें हम अपने गम को एक्सपीरियंसेस करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स में ना ग्रीफ एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। और मिसाल के तौर पर मेल्स लड़के एक दूसरे को हग करते हैं लेकिन वो मातम नहीं करते, जबकि फीमेल से ज्यादा मातम करती हैं। ये कल्चरल शिफ्ट्स की वजह से होता है। आजकल ना मॉडर्न कल्चर्स में ना ये चीज़ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के रूरल एरियाज में भी अभी भी ये चीज़ प्रैक्टिस में जिंदा है। और ये ग्रीफ का एक अजीब तरीका लगता है लेकिन ये अब भी ना कहीं जगह होता है, कहीं कहीं जगह होता है। मतलब कि अफसोस या मातम या ग्रीफ आमतौर पर उदासी या अफसोस ये सब कुछ इसमें आता है। ओके, सीक्वेंस ऑफ ग्रीविंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कुछ थ्योरीज ने यह सजेस्ट किया कि ग्रीफ या मॉर्निंग एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब के सिलसिला है होता है, कुछ सिलसिला होता है इसमें किस किस्म का कि कुछ थ्योरीज ने ग्रीविंग को ना स्टेजेस या फेजेस में देखना कन्वीनियंट समझा, मतलब कि मुनासिब समझा। और इन्होंने ग्रीफ को ना 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जैसे कि पार्किस ने 1972 में ना इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया था। पहले फेज में ये होता है कि जो फीलिंग्स होती है वो शौक, डिसबिलीव्स मतलब कि नफरत और नंबरनेस मतलब कि बेखुदी वाली होती है इंसान की। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिकवरी का पहला फेज पूरी तरह से ना रिकवर होने में ना कम से कम 1 साल या शायद ज़्यादा वक्त ले सकता है इंसान। पहले फेज में तो यही होता है। ओके, बस ये इसमें ना पहला ही फेज दिया गया आप स्टूडेंट्स को, जबकि 3 फेजेस का जिक्र कर दिया गया लेकिन इसमें दूसरा और तीसरा फेजेस नहीं बताया गया। ओवरऑल टास्क ऑफ मॉर्निंग नोट स्टेज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वार्डन ने 1991 में कहा था कि ग्रीविंग को ना स्टेजेस या फेजेस में नहीं बल्कि टास्क में या टास्क के तौर पर समझना चाहिए। फेजेस या स्टेजेस का मतलब है कि मॉर्नर से पैसिवली ना या पैसिव तौर पर मतलब कि खामोश वाले अंदाज में ना ये स्टेप्स फॉलो करता है और इनकी ना कोई चॉइसेस नहीं होती। लेकिन टास्क का मतलब है कि मॉर्नर जो है ना मतलब कि गमसार इंसान, मॉर्नर से बना दे कि गमसार इंसान को ना कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं और ये ग्रीविंग प्रोसेस एक्सटर्नल इंटरवेंशंस के जरिए भी जो है वो बदला जा सकता है। और ये मॉर्निंग के लिए कुछ होप प्रोवाइड करता है जिसमें ना जिसमें ब्रीवर्ट इंसान को लगता है कि वो अपने गम को हैंडल कर सकता है। वार्डन ने 1991 में ना मॉर्निंग के 4 टास्क दिए थे। नंबर 1 टास्क का नाम है लॉस की रियलिटी को एक्सेप्ट करना।
इसे ना कॉप्स को देखकर और मेमोरियल सर्विसेज और फ्यूनरल्स में ना शामिल होकर इनहेंस किया जा सकता है। टास्क 2 में बताया गया कि गरीब के दर्द को ना वर्क थ्रू ना हैंडल करना, वर्क थ्रू हैंडल करना, दर्द को अवॉइड करना मॉर्निंग को लंबा कर सकता है और एबनॉर्मल ग्रीफ का सबब बन सकता है। टास्क 3 में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है जहां डिजीज का एब्सेंस हो, और ये टास्क मोस्टली ना कोग्निटिव रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी अपने सोचने का तरीका बदलना। टास्क 4 में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि डिजीज को ना इमोशनली तौर पर ना रिलोकेट करना और आगे बढ़ाना। इसका मतलब यह नहीं कि डिजीज के साथ बिल्कुल डिसएंगेज हो जाना है, बल्कि डिजीज को ना जिंदगी में एक जैसे जगह पर डालना है जहाँ सर्वाइवर जो है ना मतलब कि जो जिंदा रहने वाला हो, जिंदा हो, अपनी जिंदगी इफेक्टिव तरीके से जी सके। और 1986 में ना शुजेटकर एंड जिसोक ने कहा था। इसके अलावा फीलिंग्स ड्यूरिंग ग्रीविंग में भी कुछ होती हैं, मतलब कि ग्रीविंग के दौरान कुछ कॉमन फीलिंग्स है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 1 पे शोक और नंबरनेस है, नंबर 2 पे उदासी है, नंबर 3 पे गुस्सा है, नंबर 3 पे एंग्जाइटी है। मॉड्यूल 92 कल्चरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाइंग एंड डेथ इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज द केस ऑफ नाइजीरिया के नाम से है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि डाइंग और डेथ के बीच में फर्क है। जब कोई इंसान मर रहा होता है ना तो वो धीरे धीरे मरने की प्रोसेस से गुजरता है, लेकिन डेथ का जो प्रोसेस है वो ये है कि एकदम से मरना। जैसे कि अगर कोई इंसान नींद में मर जाए या कोई गन शॉट के शिकार हो जाए। डाइंग के केस में ना लव्ड वंस को ना पहले से उस डेथ का अंदाजा होता है, लेकिन सर्टन डेथ के केसेस में ना डेथ का कोई सिग्नल नहीं होता, और लव्ड वंस को ना इसका सामना तब होता है जब डेथ हो चुकी होती है। अगर किसी का डाइंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना तो उस वक्त ना उसकी फैमिली को ना टाइम मिलता है इमोशनल और कोग्निटिव प्रिपरेशन करने के लिए। इस वक्त डिजीज अपनी अनफिनिश्ड बिजनेस, जैसे मतलब जो डिजीज होती है वो अनफिनिश्ड हो रही होती है, जैसे कि विल तैयार करने के वक्त निकाल सकती है, लेकिन सडन डेथ में ना ये सब चीजें ना नहीं हो पाती, इसलिए ना लव्ड वंस को ना कोपिंग करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर जो थ्योरीज और मॉडल्स डाइंग और डेथ के बारे में बयान की गई है ना वो वेस्टर्न सोसाइटीज को ना मद्देनजर रखते हुए ना बयान की गई है। इस चैप्टर में ना हम उन थ्योरीज को ना डिस्कस करेंगे और नाइजीरिया के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। डेथ एंड डाइंग और सडन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि नाइजीरिया जो अफ्रीका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला वतन है की पॉपुलेशन से जो है ना नाइजीरिया की 100 मिलियन से ज्यादा है। नाइजीरिया काफी डाइवर्स है, और यानी यहाँ पे ना 250 से ज्यादा ना एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन मेजर ग्रुप्स में ना यूरोबस मतलब कि साउथ वेस्टर्न रीजन्स, आइबर्स मतलब कि ईस्टर्न रीजन्स, और हौसा फिलोनिस मतलब कि नॉर्दर्न रीजन्स शामिल है। नॉर्दर्न नाइजीरिया में ना इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस ज्यादा है और सदर्न नाइजीरिया में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस ज्यादा है। नाइजीरिया के कल्चर में 3 मेजर रिलीजियस को इंक्लूड करते हैं, और कौन कौन से हैं कल्चर्स में जो मेजर रिलीजन्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 पे है इस्लाम, नंबर 2 पे है क्रिश्चियनिटी, और नंबर 3 पे है ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये रिलीजियस डिवर्सिटी जुडिशियल सिस्टम में भी देखी जाती है। नाइजीरिया के लॉ सिस्टम नाइजीरिया का लॉ सिस्टम ना 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर 1 पे है जूडो क्रिश्चियंस इंग्लिश लॉ जो पूरी कंट्री में लागू होता है। इस्लामिक शरिया लॉस जो सिर्फ नॉर्थन नाइजीरिया में लागू होता है। कस्टमरी लॉस जो हर लोकल एरिया को अपनी ट्रेडिशनल्स के मुताबिक जो है वो होता है लागू। नाइजीरिया एक सेकुलर सोसाइटी नहीं है, बल्कि ना एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। डेथ एंड रिलीजियंस इन नाइजीरिया में क्या सिस्टम है, इस हवाले से इसमें बताया गया इस वाले पैराग्राफ में। तो इसमें कुछ ऐसा आप स्टूडेंट को बताया गया कि डेथ को ना हमेशा किसी ना किसी परस्पेक्टिव में रखा जाता है जो अक्सर रिलीजियस होता है, और नाइजीरिया में अभी भी ज्यादातर लोग ना डेथ को ना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। रिलीजियंस एक कल्चरल सिस्टम्स है जो डेथ जैसे मुश्किल सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। जब कि कोई इंसान मर जाता है ना तो उसके फ्यूनरल रिचुअल्स में ना रिलीजियस एलिमेंट्स से शामिल होते हैं, और जैसे कि लेमिंग्स और डिकिंसंस की 1994 में इन्होंने बताया था। रिलीजियस डेथ के बारे में ना लोगों को एक मीनिंग देता है, मतलब कि रिलीजियस जो है ना रिलीजियन डेथ जो होती है, मजहबी जो मौत होती है, वो उन लोगों को ना एक मैसेज दिया जाता है, एक मतलब दिया जाता है इस किस्म का जो अक्सर लॉजिकल नहीं होता, लेकिन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से समझने पर ना सब कुछ ठीक लगता है। जैसे कि अगर एक 5 साल का बच्चा मर जाता है तो ये लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से ना ये समझना आसान हो जाता है। और फिर प्रिपरेशंस फॉर डेथ मतलब कि हम डेथ को लेकर किस तरह से तैयार होते हैं।
तो डेथ के लिए ना प्रिपरेशन दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल प्रिपरेशन में ना लोग डायमेंशंस आते हैं जहां पर ना डेथ से रिलेटेड लीगल काम किया जाता है, जैसे कि विल तैयार करना। इनफॉर्मल प्रिपरेशंस में ना लोग अपनी फैमिली के साथ ना इमोशनल और सोशल तैयारी कर लेते हैं। ओवरऑल नाइजीरिया में डेथ का एक्सपीरियंसेस और मॉर्निंग प्रैक्टिसेस काफ़ी अलग है, और ये प्रैक्टिसेस ना सिर्फ कल्चरली होती है बल्कि ना रिलीजियस भी होती है। नाइजीरिया की डाइवर्सिटी की वजह से ना डेथ और मॉर्निंग के रिचुअल्स भी अलग होते हैं, और हर रिलीजियस और रिलीजन्स की ना अपनी हर रिलीजियंस और रीजन्स की ना अपनी ट्रेडिशनल भी होती है। मॉड्यूल 93 कल्चरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेथ के नाम से है, तो इसमें बताया गया है सबसे पहले कल्चरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेथ। ओवरऑल इसमें बताया गया कि क्रिश्चियनिटी में डेथ को एक ट्रांजिशन या सफर की तरह देखा जाता है, जो इंसान को एक ऊपर वाले और खूबसूरत जगह यानी कि स्वर्ग में ले जाता है। यहाँ इंसान अपने दोस्तों और अपने प्यार करने वालों के साथ मिलता है जो पहले मर चुके होते हैं। स्वर्ग में जाने का जो तरीका है वो इंसान के कामों पर डिपेंड करता है, बल्कि इस पर है कि इंसान अपने जिंदगी में ना अल्लाह को अल्लाह का अल्लाह के पुत्रा, मतलब कि इसमें ना हजरत ईसा इस्लाम को अल्लाह का बेटा को ना अपनी माफ़ी देने वाला और इसका रिडीमर समझा करना उनको अपनाता है, इसमें यह बताया गया। इसलिए जो लोग ईसा इस्लाम पर यकीन रखते हैं और इनकी टीचिंग पर अमल करते हैं ना, इन्हें ये उम्मीद होती है कि वो फिर से मिलेंगे। मज़ीद आपको इसमें बताया गया कि इसके अलावा क्रिश्चियंस के ये भी मानना है कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, और इसका इल्म हर चीज़ हर चीज़ पर इसका जो इल्म है हर चीज़ पे फैला हुआ है, और उसे हर चीज़ का इल्म है। इसलिए वो किसी भी इंसान को मौत के बाद जो होता है ना उस पर रख कर अपने इनाम को मजबूत करता है। जैसे कि अगर एक 5 साल का बच्चा मर जाता है तो इनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि लेकिन वो इस बात को अपने इनाम या ईमान से समझते हैं कि अल्लाह जो करता है वो सब कुछ हिकमत और इंसाफ के साथ जो है वो करता है। डेथ एज अ ट्रांजिशन फेसिस टू अ हायर ग्लोरियस प्लेसेस, इसमें बताया गया कि इस कंसेप्ट में ना ये माना जाता है कि एक ज़िंदगी का ख़त्म होना दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ है। मान लो जब एक इंसान की मौत होती है तो वो एक न्यू सफ़र में एंटर कर रहा होता है। क्रिश्चियंस अपने बच्चों क्रिश्चियंस ना अपने बच्चों की डेथ को ना समझने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं जो 3 किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 पे है रियूनियन, मतलब कि बच्चा जो है वो जन्नत में है और एक दिन माँ बाप और वो वहाँ मिलेंगे। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रिवरेंस में बताया गया कि बच्चे की मौत का ना कुछ रिलीजियस पर्पस हो सकता है, जैसे कि माँ बाप को अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करना। रिट्रीब्यूशंस में आपको बताया गया है कि बच्चे की मौत माँ बाप के गुनाह का नतीजा है। इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है बच्चे की मौत के हवाले से। तो इस्लाम में ना लोग ये मानते हैं कि इंसान के काम अल्लाह के पास होते हैं और अल्लाह इन्हें उनकी मौत के बाद जज करता है। कुरान में ना जो अच्छे और बुरे काम है वो सारे अल्लाह के फैसले पर बेस्ड है। क्रिश्चियंस की तरह मुस्लिम भी ना अल्लाह की सोवरेनिटी को समझते हैं और अपने ईमान को इस बात पर मजबूत करते हैं अल्लाह देता है और अल्लाह ही लेता है, इस बात पर मजबूत करते हैं। और मजीद आपको जो है वो बताया गया ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ सिस्टम्स के हवाले से। तो अफ्रीकन ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम्स को एंसेस्टर वर्शिप कहते हैं और पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना लोग ये मानते हैं कि मौत के बाद इंसान का सफ़र एंड नहीं होता बल्कि ना वो दूसरे दुनिया में जिंदा होता है। ये एक साइकिलिकल प्रोसेस है, इन लीनियर नहीं है। मौत के बाद जो लोग मरते हैं ना वो एक दूसरी दुनिया में होते हैं जहाँ इनके पास है सुपर नेचुरल पावर्स होती है, और ये पावर से किसी को जो है वो एक किस्म की दुआ देने या किसी को मरने और ज़िंदगी देने या छीन लेने की भी होती है। ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स में ना लोग अपने ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स में लोग अपने बुजुर्गों की पूजा करते हैं या पुरखों की पूजा करते हैं, जिसमें खाना शराब या पैसे की कुर्बानी दी जाती है और ब्लेसिंग और प्रोटेक्शंस के लिए दुआ की जाती है। मॉड्यूल 94 कोपिंग विद डेथ केस ऑफ वुमेन के नाम से है। तो इसमें बताया गया है कि नाइजीरिया में 3 में रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स हैं, मतलब कि 3 जो है ना वो मेन रिलीजियस सिस्टम्स है, और लोग अक्सर ना एक से ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो करते हैं, इसलिए अपने प्यारी की मौत से कॉपी करना काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कि पहले मेंशन किया गया था, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को ना अफेक्ट करते हैं, जैसे इंसान की पर्सनालिटी, मतलब मिसाल के तौर पर पहले मौत का एक्सपीरियंस और जेंडर जो एक्सपीरियंस है, मौत के नेचर जो है ना अगर वो अचानक हुई है या नहीं, और सोशल
और सोशल जो फैक्टर्स हैं और सोशल फैक्टर्स या सोशल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी ना रिलीजियस बिलीफ्स के साथ मिलकर ग्रीफ आउटकम्स को ना इन्फ्लूस करती है, मतलब कि अफसोस को जो है वो इन्फ्लूस करती है। रिलीजियस बिलीफ्स और पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स ये दोनों ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लव्ड वंस डेथ से कॉपी करने में ना मदद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान के पास कितना सपोर्ट है, खासकर फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मौत के बाद फ़ौरन मिलता है। सोशल सपोर्ट सिर्फ अब अभी नहीं बल्कि ना अगले कुछ महीने और साल तक भी ज़रूरी होता है। नाइजीरिया जो कि एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है और ये 1980 में ना होफस्टेड की रिसर्च के मुताबिक है कि नाइजीरिया कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। मजीद इसमें बताया गया है आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है नाइजीरिया में कि बट वेल्ड पर्सन को ना काफ़ी सोशल सपोर्ट मिलती है। लेकिन जो बेवा हैं, बेवा के केस में ये देखा गया कि ट्रेडिशनल सोशल सपोर्ट सिस्टम में ना कुछ कंट्रडिक्शंस है जब मौत का वक्त होता है। विडोवर्स मतलब कि जो बेवा है ना, इनको हस्बैंड की डेथ की बेस ना मुनासिब सपोर्ट नहीं मिलती, जबकि ना जो मर गया है, मतलब कि खावन की अगर बीवी मर गई है तो उस केस में क्या होता है, इतना इशू नहीं होता, उसको सपोर्ट ऑलरेडी मिली हुई थी हस्बैंड को। टाइप्स ऑफ मैरिज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर विडो इनहेरिटेंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में ना जब किसी फीमेल्स की डेथ होती है ना तो मेल उसकी बॉडी प्रिपेयर करता है, और जब मेल की मौत होती है तो फीमेल उसकी बॉडी प्रिपेयर करती है। इसमें ना इसके बिल्कुल इस्लाम में इसके बिल्कुल उलट है, यानी मेल अपने मेल दोस्त या रिश्तेदार की बॉडी प्रिपेयर करता है और फीमेल अपने फीमेल दोस्त और या रिश्तेदार का बॉडी प्रिपेयर करता है। ये कल्चरल डिफरेंसेस में ना सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है इस्लाम में। अगर और इसके अलावा ना जो विडोहुड होता है, विडोहुड के केसेस में भी ना कुछ डिफरेंसेस हैं। फ्यूनरल सेरेमनीज में भी डिफरेंसेस हैं इस्लाम में। वेस्टर्न कल्चर्स में फीमेल्स बॉडी को ना ग्रेवयार्ड तक ले जाती है, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर्स में फीमेल्स जो होती है ना वो बॉडी को ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तक लेके जाती है और फ्यूनरल में पार देती है, जबकि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में फीमेल्स ग्रेवयार्ड तक नहीं जाती है, जैसे कि इस्लामी कल्चर्स में है। इस्लाम में चिल्ड्रन को इनहेरिटेंस से सेपरेट नहीं किया जाता, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में एक इंसान अपनी लाइफ में ही अपने बच्चों को इनहेरिटेंस से सेपरेट कर सकता है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आईक्यू और ईक्यू भी ना डेप्थ को ना डील करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा सोशल सपोर्ट, रिलीजियस बिलीफ्स, जेंडर और सोशल सपोर्ट भी ना बड़ी इवेंट प्रोसेस या उसके आउटकम्स को ना अफेक्ट करती है। ओवरऑल ये था आपका लेंथी लेसन। अब इस लेसन का मैं ओवरव्यू दूंगा, और ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसमें आप स्टूडेंट्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन पूछा जा सकता है, जैसे बात है कि डेथ और डाइंग का डिफरेंस, डेथ ऑफ एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर यह है कि वेन जेनप की जो स्टडी है क्या बताती है, और जो पहली डेफिनेशन है डेथ को लेकर किस किताब में दी गई है, तो कि यहाँ किस डिक्शनरी में दी गई है, तो वेबस्टर्स इंसाइक्लोपीडिया अनएब्रिज्ड डिक्शनरी जो है फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन करती है डेथ को लेकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसमें जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कोग्निटिव को लेकर, एजिंग को लेकर तो बहुत जो है ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टेजेस ऑफ एजिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग एंड सोशल रोल्स घुमा फिरा के आप अपनी वर्डिंग में बस बता दीजिएगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एल्डरली पीपल्स, ये भी जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी घुमा फिरा के आप जो है ना वो बता देना वेस्टर्न कल्चर्स में क्या है और ईस्टर्न कल्चर्स में क्या है, और जब सोशल रोल्स किस तरह से जो है वो एजिंग में होते हैं एक्सेट्रा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसे बात है कि इकोनॉमी का बर्डन भी हो जाता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही रखने के लिए बूढ़े लोगों के लिए कोग्निटिव जो है ना उनके प्रोसेस पर काम करना चाहिए, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ में ना ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी जो ना वो लर्निंग मेमोरी जो ना इम्प्रूवमेंट हो। उसके अलावा जो है वो ये डेथ और डाइंग के बारे में बता दिया है, कंसेप्शंस ऑफ डेथ को भी बता दिया मैंने, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेबल डेथ और नॉन ड्रामेटिक डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेबल डेथ या गुड डेथ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और ग्रीफ और बेरीवमेंट दोनों ये लफ्ज़ हैं, इनके मायने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये है कि मॉर्निंग जो वर्ड है ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट व्यू से। और नीचे जो है वो रूल्स ऑफ रिचुअल्स इन साइकोलॉजी को लेकर जो है वो इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और बेरीवमेंट, इनको आप बस याद रख लीजिएगा पॉइंट्स को, बाकी अपने वर्डिंग में बस आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक बहुत अहम पॉइंट जो है टास्क, जो है वार्डन ने 1991 में 4 टास्क दिए थे मॉर्निंग को लेकर।
तो इनको बस 2-3 मरतबा पढ़ के ना अपने जहन में बैठा लेना। और फर्दर ये है कि इसमें जो है वो नीचे अगर लेके आता हूँ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में जब बच्चे की डेथ हो जाती है तो तब किस तरह से, हाँ ये है डेथ एज अ ट्रांसलेशन स्पेसिस टू हायर ग्लोरियस प्लेसेस। इसमें रियूनियन, रिवर्स और रिट्रीब्यूशंस। और इस्लाम में तो बच्चे को लेकर जो है बच्चे की डेथ को लेकर तो नहीं बताया गया इसमें इस पैराग्राफ में, लेकिन यह है कि मैं बता देता हूँ, लेकिन यह है कि वीडियो का लेक्चर जो है वो लंबा हो जाना है, तो लिहाजा वीडियो में जो लेक्चर्स है ये PS5 515 का लेकर लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो ये 3 तरह के जो है ना, ये यूनियंस, रिवरेंस और रिट्रीब्यूशंस, ये 5 साल के बच्चे को डेथ को लेकर क्रिश्चियनिटी में क्या जो है वो थॉट्स हैं या क्या एथिक्स हैं, तो ये आप इनको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ को लेकर, 5 साल के बच्चे को लेकर। और ओवरऑल ये था आपका लेसन का ओवरव्यू। कुछ वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई जुमला अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं इस लेसन को लेकर कमेंट्स में। इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।